हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 के लिए ये वीडियो है। कॉन्सेप्ट भी करेंगे, एक क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे। एक क्वेश्चन मैं ऐसा बना के लेकर आया हूं जिसमें आपका पूरा का पूरा एएस 10 कवर हो जाएगा। मैंने क्या बनाया, आईसीए ने बना रखा था सीए फाइनल के अंदर। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी करा देते हैं, आपका भी काम एक ही क्वेश्चन से पूरा एएस 10 रिवाइज हो जाएगा। इसी वीडियो के अंदर वो करके चलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे देता हूं। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है कोई ऐसा खर्चा जो आपने आज करा लेकिन उस खर्चे से बेनिफिट भविष्य के अंदर आना है। तो क्योंकि बेनिफिट भविष्य के अंदर आना है तो वो आज मेरी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। उसी के साथ ये स्टैंडर्ड डील करके चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इसको क्लासिफाई करते हैं हम टैंजिबल इनटैंजिबल में। इनटैंजिबल वाला एएस 26 ले जाता है, टैंजिबल वाला ये ले जाता है। तो एएस 10 कहता है कि भाई मैं हर तरीके के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोले तो एसेट के ऊपर लगूंगा, चाहे वो बियरर प्लांट क्यों ना हो। बियरर प्लांट बोले तो आम का पेड़, लेकिन उस आम के पेड़ से जो आप आम उगाओगे, प्रोड्यूस ऑफ बियरर प्लांट, उस पे मैं नहीं लगूंगा। और बायोलॉजिकल एसेट और माइंस और ओर्स पे नहीं लगूंगा। इनके लिए एक स्टैंडर्ड रेडी हो रहा है, इंडेस ऑलरेडी है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अंडर प्रिपरेशन है। बियरर प्लांट का मतलब क्या होता है भाई? आम के पेड़ का क्या मतलब होगा? आम के पेड़ का आम का पेड़ बनने के लिए 3 कंडीशन होनी जरूरी है। पहली कंडीशन क्या है कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करे, मतलब आम लगाए लगे उसके अंदर। तो वो पहली कंडीशन क्या है? वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करे। दूसरी कंडीशन क्या है कि कम से कम 12 महीने तक तो प्रोड्यूस करे करे, मोर देन 12 मंथ, सॉरी, ज्यादा 12 से ज्यादा महीने के लिए प्रोड्यूस करे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर वो 12 से कम के लिए प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद वो आम का पेड़ खत्म हो जाएगा तो वो मेरी एसेट नहीं हुई। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भविष्य तक जाना चाहिए। अगर वो नहीं गया तो मेरी एसेट नहीं हो, और अगर वो मेरी एसेट नहीं है तो इस पे लगा के क्या करोगे? तो इसलिए ये 12 महीने की कंडीशन है। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि उस आम के पेड़ को बेचने का ऑब्जेक्टिव ना हो। बेचने का अगर ऑब्जेक्टिव हुआ तो फिर वो यहां थोड़ा ना आएगा, फिर तो वो आपके लिए एसेट बना ही नहीं, क्योंकि आपने उसको बेचने के लिए रख रखा है। तो 3 कंडीशन है। पहला, एक तो वो प्रोड्यूस करे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, और 12 महीने से ज्यादा प्रोड्यूस करे एंड उसको बेचने के लिए ना रखा हो। अगर मान लो 5 10 12 आम के पेड़ लगाए, एक आधा खराब हो गया और उसको स्क्रैप में बेचना पड़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंसिडेंटल स्क्रैप जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं देता। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोले तो एसेट का मतलब क्या है? तो उसके लिए 2 कंडीशन है। एसेट का मतलब क्या है कि वो एसेट आपने प्रोडक्शन या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए रख रखी हो। प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए नहीं, प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब माल को बनाने के लिए या सर्विसेज को देने के लिए रख रखी हो। जैसे मैंने अपना कैमरा रख रखा है, ये टैबलेट रख रखा है, ये सर्विसेज देने के लिए रख रखा है। किसी और को रेंटल पे देने के लिए रख रखा हो, कि भाई जैसे इवेंट वाली कंपनियां होती हैं वो अपने लाइट्स झूमर ये सब रेंटल पे देने के लिए रखती हैं, तो वो उनके लिए एसेट बन जाते हैं। या फिर एडमिन पर्पस से रख रखा हो, जैसे मैंने मेरे यहाँ जो प्रिंटर पड़ा है जो आप लोगों को इनवॉइस प्रिंट करके देता है वो एडमिन पर्पस से रखा है। जो लैपटॉप रखा है वो एडमिन पर्पस से है, तो वो भी मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो मेरा काम बन जाएगा। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि वो 12 महीने से ज्यादा यूज में आए, क्योंकि अगर वो 12 महीने से ज्यादा यूज में नहीं आएगी तो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भविष्य में गया ही नहीं। मैंने आज खर्चा करा 11 महीने के अंदर, उससे ज्यादा मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो वो फ्यूचर का बेनिफिट कहां दे रहा है? वो तो 11 इसी पीरियड के अंदर बेनिफिट दे रहा है, तो फिर उसको डेप्रिशिएट करने का कोई फायदा नहीं है। उसको आज ही खर्चे में बुक कर लो, क्योंकि वो आपको इसी पीरियड तक ही बेनिफिट दे पाएगा, उसके बाद आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ये 12 महीने की कंडीशन है। अच्छा, कुछ आइटम है आप यूज करने के लिए नहीं रखते लेकिन आपको लॉ के द्वारा रखनी पड़ती है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर फैक्ट्री के अंदर, तो वो भी इन कंडीशन को फुलफिल करता है। अगर आपने इन्वायरमेंटल लॉ के हिसाब से कुछ रखा है तो वो भी पूरी फुलफिल करके चलेगा। कब रिकॉग्नाइज करते हो आप पीपी, मतलब एसेट को आप बैलेंस शीट के अंदर कब दिखाते हो? जब आपको लगता है कि आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको बोला था भाई एसेट का मतलब क्या है? जिससे फ्यूचर के बेनिफिट मिलेंगे। तो जब आपको लगता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होंगे एंटिटी को, आप तभी दिखाते हो, और उसकी कॉस्ट को आप रिलायबली मेजर कर सको, आप तभी दिखाते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाला। फिर उसके बाद अब जब आप दिखाओगे तो आप क्या एंट्री करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप यही एंट्री करोगे। अब आप कितने अमाउंट से दिखाओगे, सवाल उसका है। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के लिए डिपेंड करता है कि आपने एसेट खरीदी है, एक्सचेंज करी है या बनाई है, क्या करा है। तो यदि आपने खरीदी है तो उसमें जो भी आपने परचेज प्राइस पे करा वो, माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो भी आपने करा वो, प्लस कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट,
प्रोफेशनल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आर्किटेक्ट की कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, वो सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि आप जब एसेट ले रहे हो, उस एसेट को आपने जब लिया तो आपने सोचा होगा ना कि यार आप इसका ये इस्तेमाल करोगे। मैंने ये टैबलेट लिया तो मैंने सोचा ना कि मैं इसका ये इस्तेमाल करूंगा। अब अगर वो एसेट जब आपने लिया, उसको उस इस्तेमाल में लाने के लिए आपने कुछ खर्चे करे उसी टाइम, ताकि आप अपना यूज उससे कर सको, तो वो क्या, वो एक्टिविटी कौन सी है? वो एक्टिविटी सारी की सारी वो एक्टिविटी है जो उस एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए करी गई है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए करते हो, तो वो एक्टिविटी से आने वाली कॉस्ट एसेट के अंदर ऐड हो जाती है, और उस एक्टिविटी से आने वाली इनकम भी उस एसेट की कॉस्ट से माइनस हो जाती है। बट अगर वो एक्टिविटी उस एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए नहीं है, तो उससे इनकम और जो कॉस्ट है वो सारी की सारी कहां चली जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैंने जब ये स्टूडियो बनाया तो मैंने टेस्टिंग भी करवाई कि भाई मेरी वीडियो की क्वालिटी क्या आएगी, सेव होगी कि नहीं होगी, और क्या क्या चीजें होंगी, हर एक चीज की टेस्टिंग कराई। अब मैं एक्सपर्ट नहीं था कैमरा और इसके अंदर, तो मैंने किसी को बुलाया, उसने टेस्टिंग करी। अब जब उसने टेस्टिंग करी तो कुछ वीडियोस निकल कर आई जो हमने किसी और को बेच दी। तो जो टेस्टिंग वाले ने पैसे लिए वो मेरे स्टूडियो की कॉस्ट के अंदर ऐड हो गए, और जो वीडियोस मैंने बेच दी वो मैंने स्टूडियो की कॉस्ट में से माइनस कर दी, क्योंकि दोनों एक्टिविटी जो थी टेस्टिंग की वो क्या थी? वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी। वो एक्टिविटी इसको रेडी फॉर यूज करने के लिए जरूरी थी। लेकिन जब ये स्टूडियो बन रहा था, बन के रेडी हो गया, तब मुझे बैच लॉन्च अभी नहीं करना था, कुछ टाइम था, तो मैंने रेंट पे दे दिया। मैंने कहा कि चलो किसी और को रेंट पे दे देते हैं। उसने कुछ वीडियो शूट करी और मेरे को पर आवर के बेसिस पे पैसे दे दिए। क्या वो एक्टिविटी इसको रेडी फॉर यूज करने के लिए थी? नहीं थी। तो वो इनकम कहां जाएगी? वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी एक्टिविटी उस एसेट को उस तरीके तक, उस कंडीशन तक लाने के लिए अगर हो रही है, तो वो कहां चली जाएगी? उस एसेट के अंदर चली जाएगी। यदि वो एक्टिविटी से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो कहां चली जाएगी? एसेट में से माइनस हो जाएगी। यदि वो एक्टिविटी रिलेटेड ही नहीं है तो बाहर में जाए, फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब। एंड परचेज के केस में आप एसेट को किस तरीके से दिखाते हो? जब आप एसेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हो, अगर ये कैमरा मैं खुद ही बनाता घर पे, ये टैबलेट मैं खुद ही बनाता घर पे, तो क्या होता? मेरी टैबलेट बनाने की कंपनी है, क्या दिक्कत वाली बात है? मटेरियल कॉस्ट, जो भी मेरी मटेरियल कॉस्ट लगती मैं वो लेकर आता, जो भी लेबर कॉस्ट लगती मैं वो लेकर आता, वेरिएबल ओवरहेड एक्चुअल बेसिस पे, फिक्स्ड ओवरहेड एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर बेसिस पे, और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग दोनों ही केसों में लगते हैं, परचेज के केस में भी और सेल्फ कंस्ट्रक्शन के केस में भी। डीकमीशनिंग क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो भाव को, आपके अंदर ना फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई हम सेट बना रहे हैं, तभी आपकी सोच जो है वो बड़ी होगी एंड आपको सवाल करने में मजा आएगा। आपने रट्टा नहीं लगाना है कि साइट प्रिपरेशन ऐड कर दो, ट्रांसपोर्टेशन मत करो, रिलोकेशन कॉस्ट, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दो, रिलोकेशन मत करो। तो आपको रट्टे नहीं लगाने, हम समझ के चलेंगे कि ये ऐड क्यों नहीं हो रहा, वो ऐड क्यों हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग भी आपकी ऐड होकर चलती है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की बात कर लेते हैं, चर्चा शुरू ही है। तो भाई मैंने जब ये कंप्यूटर वगैरह लिया तो मैं कंधे पे लाद के तो नहीं ले आऊंगा, मैंने ट्रांसपोर्टेशन करी। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कैसे है ये समझते हैं। क्या वो ये कंप्यूटर उस दुकानदार की दुकान पे पड़ा रहता तो क्या मेरा काम कर देता? तो आंसर इज नो, ये मेरा काम ना करता। मुझे तो यहाँ लाना ही था अपने स्टूडियो तक, तो उसको यहाँ तक लाने का खर्चा क्या हो गया? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल उस यूज से। अब अगर कल को मैं ये स्टूडियो शिफ्ट करता हूं यहाँ से कहीं और, तो मैं ये सारी एसेट को रिलोकेट करूंगा। तो क्या जब मैं इनको रिलोकेट कर रहा हूं तो क्या वो जो कॉस्ट है वो इनके यूज से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी जब मैंने परचेज करा था? तो आंसर इज नो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होगी, क्योंकि जब आप रिलोकेट कर रहे हो एक एसेट को, वो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी थी। अब आप अपने एक जगह से उसको दूसरी लोकेशन पे बस लेके जा रहे हो, वो आपके पास ऑलरेडी थी, आपका डिफाइंड यूज दे रही थी, अपना काम कर रही थी, आप उसको कंज्यूम कर रहे थे। अब बस आपने अपना यूज बेस बदल दिया कि यहां नहीं कहीं और काम करेंगे, तो उसका खर्चा उस एसेट के अंदर नहीं जाएगा, वो आपका चेंज ऑफ यूज का खर्चा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। तो उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलोकेशन को आप कहां डालते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन को आप कहां डालते हो? उस एसेट की कॉस्ट के अंदर। अच्छा, जो भी आप इंटरनल प्रॉफिट्स वगैरह कमाते हो वो कहां जाते हैं? वो ऐड नहीं होते, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट कहां जाती है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाती है। कोई मटेरियल ज्यादा लग गया, लेबर जब टैबलेट बना रही थी उसको गलती से स्क्रीन तोड़ दी, तो वो टैबलेट की गलती थोड़ी ना, वो मेरी और मेरी लेबर की गलती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगी। अच्छा, जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो बियरर प्लांट के ऊपर भी लग करके चलता है। जो बियरर प्लांट जो हमने अभी देखा, आम का पेड़, जब अगर आप आम का पेड़ लगाओगे उसकी कॉस्ट, आम के पेड़ की जब आप एंट्री करोगे, मैंगो आम का पेड़ डेबिट,
तो भाई किस वैल्यू से करोगे वो आप ऐसे निकालोगे, मटेरियल जो मिट्टी लगी, बीज लगा, किसान के ने जो लेबर लगाई होगी वो लगी, ओवरहेड जो उसके लगे, उन सबको जोड़ जड़ा के जो आएगा वो आम के पेड़ की वैल्यू होगी। फिर अगर आप एक्सचेंज करते हो एसेट को, आपने एक हाथ दिया एक हाथ दिया, आपने एक एसेट देके दूसरी एसेट ले ली, तो हम क्या करें, तो हम कहते हैं कि क्या कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है क्या वो धंधे से रिलेटेड है, क्या वो जो ट्रांजेक्शन करी जा रही है उसका कोई इकोनॉमिक सब्सटेंस है, क्या उसको करने के बाद दोनों पार्टीज के कैश फ्लोस के अंदर कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैं आपके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मेरे को कोई बोले कि सर आप अपना कैमरा दे दो और हमारा कैमरा ले लो, तो मैं इवेल्युएट करूंगा ना कि भाई मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा, मैं ये कर सकता हूँ इस कैमरे से, मैं वो कर सकता हूँ, अपने से ये नहीं कर सकता। तो अगर उसमें मेरे को कैश फ्लोज इंपैक्ट हो रहे हैं तो यानी कि मैंने कमर्शियल सब्सटेंस में ट्रांजेक्शन करी है। बट अगर मैं किसी के साथ ट्रांजेक्शन करता हूं कि अपना कैमरा दो मेरा कैमरा लो और कोई कैश फ्लो चेंज नहीं आएगा, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस इन दिस, तो वहां पे अकाउंटिंग डिफरेंट है। कमर्शियल सब्सटेंस अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप चालाकी दिखा रहे हो। आप क्या दिखा रहे हो, आप चालाकी दिखा रहे हो, आपको गेन और लॉस बुक नहीं करने देंगे। भाई ये जब आप एसेट को एक्सचेंज करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, आप करोगे न्यू एसेट डेबिट टू ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट आप हमेशा बुक वैल्यू पे रखोगे, चाहे न्यू कमर्शियल सब्सटेंस हो या ना हो। बात है न्यू एसेट की क्या वैल्यू आएगी, इसकी चर्चा है। इन दोनों का डिफरेंस कहां चला जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस एंट्री में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आओ जरा चर्चा करते हैं, न्यू एसेट के अंदर क्या वैल्यू आएगी। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब धोखेधड़ी की ट्रांजैक्शन है, बोगस ट्रांजैक्शन है, तो हम कहते हैं कि आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं बुक करने देंगे। क्योंकि आपने एक्सचेंज क्यों करा होगा, आपने एक्सचेंज जानबूझ के करा होगा ताकि आपके प्रॉफिट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गेन लॉस की आइटम आ जाए और आप ज्यादा प्रॉफिट से या फिर लॉस दिखा सको। लॉस दिखाने का भी कई लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, अगर उसका लॉस दिखाने का ऑब्जेक्टिव है तो लॉस दिखा सको, प्रॉफिट दिखाने का ऑब्जेक्टिव है तो प्रॉफिट दिखा सको। तो न्यू एसेट अगर आपकी उसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो किस पे दिखाएंगे, बुक वैल्यू पे। ये भी बुक वैल्यू, ये भी बुक वैल्यू, ये भी 1,00,000, ये भी 1,00,000, कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा, कोई भी पीएनएल का आइटम नहीं आएगा, तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो क्या यूज करोगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, यानी कि ओल्ड एसेट। ठीक, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है इसका मतलब ट्रांजेक्शन जेन्युइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ट्रांजेक्शन जेन्युइन है तो हम देखेंगे कि भाई जो दोनों एसेट हैं, जो दी हैं और जो रिसीव करी हैं, उनकी फेयर वैल्यू रिलायबल है, किसकी ज्यादा है, विच एवर इज मोर रिलायबल। अगर गिवन की ज्यादा रिलायबल है तो यूज गिवन, अगर रिसीव की ज्यादा रिलायबल है तो यूज रिसीव। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिलायबल की नहीं गिवन तो आप क्या यूज करोगे, आप सबसे पहले एसेट गिवन यूज करोगे, फिर एसेट रिसीव यूज करोगे। अगर गिवन अवेलेबल नहीं है तो रिसीव यूज करोगे, अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो बुक वैल्यू ही यूज करनी पड़ेगी। WDV बोले तो बुक वैल्यू, तो वही आपको यूज करनी पड़ेगी। तो कैसे करना है, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो कहानी खत्म, गेन लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना, बुक वैल्यू को यूज करना है। कमर्शियल सब्सटेंस यदि है कि ट्रांजैक्शन जो है धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से करी गई है, तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस है उस ट्रांजैक्शन के अंदर तो आपको देखना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, विच एवर इज मोर रिलायबल, दोनों में से ज्यादा कौन सी रिलायबल है। जोन से भी ज्यादा रिलायबल होगी आप यूज कर लोगे। अगर उसने नहीं बताया आपको सवाल के अंदर कि रिलायबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन, तो अज्यूम थोड़ा ना करोगे। तो आपको हायरार्की फॉलो करनी है। पहले कौन सी हायरार्की फॉलो करनी है कि यूज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, जो आपने दी है उसकी, क्योंकि हम मानते हैं कि जो दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू आपको पता होगी कि भाई मैं क्या दे रहा हूं, कि भाई तो फिर यूज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो यूज द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो यूज बुक वैल्यू। ठीक, तो ये है एक्सचेंज का। जैसे एक एग्जांपल भी मैं बना के लाया हूं कि एसेट गिवन है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 1,00,000, फेयर वैल्यू कितनी है 1,20,000। जो एसेट रिसीव है उसकी बुक वैल्यू कितनी है 90,000 और फेयर वैल्यू कितनी है 1,30,000। तो अब आपने एसेट एक्सचेंज करी है, तो जो गिवन अप करी है उसकी बुक वैल्यू हटा दोगे तो यहां तो 1,00,000 ही आएगा हर केस में। अब एसेट रिसीव्ड के केस में क्या आएगा, सवाल ये है 1,20, 1,30 या 1,00,000 क्या आना है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आपको गेन लॉस रिस्ट्रिक्ट करना होगा, रोकना होगा। तो हमने कहा कि 1,00,000 से एंट्री करो, गेन लॉस आएगा ही नहीं अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। यदि कमर्शियल सब्सटेंस है उस ट्रांजैक्शन के अंदर तो चेक करो क्या एसेट
गिवन अप और रिसीव्ड की फेयर वैल्यू विच एवर इज मोर रिलायबल, जो उनसे भी रिलायबल ज्यादा होती वो यूज कर लेते। इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो पहली प्रेफरेंस एसेट गिवन अप, अगर ये गिवन नहीं है दूसरी प्रेफरेंस एसेट रिसीव्ड, अगर ये भी गिवन नहीं है देन 1 लाख रुपीज बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अगर एक बीस बुक करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 20,000, एक 30 यूज करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 30,000। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये है एग्जांपल कमर्शियल सब्सटेंस का। अगर कमर्शियल सब्सटेंस समझना हो तो ये एग्जांपल देखो कि भाई ये दिल्ली है, ये मुंबई है, यहाँ पर एयरटेल के टावर लगे हुए हैं, ध्यान से समझना, इससे कमर्शियल सब्सटेंस आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एयरटेल के टावर लगे हुए हैं और यहाँ पे जियो के टावर लगे हुए हैं। जियो ने एक कंपनी खरीदी वोडाफोन, जियो ने एक कंपनी खरीदी, वोडाफोन की कंपनी खरीदी। तो जब उसने वोडाफोन को खरीदा तो वोडाफोन के टावर भी उसके हो गए। अब एक वोडा का टावर यहां पर भी लगा हुआ है। अब जियो कह रहा है कि भाई मेरे सारे यहाँ पे टावर हैं, एक वोडा का टावर मिल लेने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4 टावर लगे हुए हैं जो अच्छी खासी कवरेज देते हैं, तो इस वोडा के टावर से कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसने एयरटेल से बात करी कि भाई एयरटेल देखो तुम्हारे पास यहाँ पे एक टावर है लेकिन यहाँ पे कोई टावर नहीं है, मैं तुम्हें एक वोडा का टावर देता हूं और तुम मुझे ये एयरटेल का टावर एक्सचेंज में दे दो। दोनों सेम है, सेम ब्रांड है, सेम कंपनी है, सेम लाइफ है, सेम कलर है, हर एक चीज सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। जहां जहां यहाँ इस पे जंग लगा हुआ है वहां वहां इस पे भी जंग लगा हुआ है, एक भी % का फर्क नहीं है। बट इसके चेंज होने से जियो का फर्क पड़ जाएगा, जियो को यहां से भी कैश फ्लोज आने लग जाएंगे, एयरटेल को भी फर्क पड़ जाएगा, एयरटेल को यहां से भी कैश फ्लोज आने लग जाएंगे। तो देयरफॉर एयरटेल और जियो ये टावर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है? द आंसर इज यस, इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है। एसेट के सेम होने से कमर्शियल सब्सटेंस डिफाइन नहीं होता, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी कि क्या कैश फ्लोज के अंदर चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप यू गेट द पॉइंट। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एसेट कैपिटलाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है तो हम रेडी फॉर यूज हो जाती है तो हम कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देते हैं और डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब आपने एसेट बनाना शुरू करा, जब मैंने ये स्टूडियो रूम बनाना शुरू करा, जब ये मेरे हिसाब से बन गया, अब मैं इसके अंदर जो है वो शुरू करूंगा, अपना क्लासेस को रिकॉर्ड करना और सेल करना शुरू करूंगा। तो अब मेरा यूज जो है ये स्टूडियो देना शुरू कर देगा, ये मेरे हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। तो जितनी भी कॉस्ट मैंने लगाई वो मेरी एसेट बन जाएगी, क्योंकि उससे अब मैं बेनिफिट कमाऊंगा। अब क्योंकि मैं बेनिफिट कमाऊंगा तो मेरे P&L की फोटो कैसे बनेगी? क्रेडिट साइड में आएंगी इनकम, जो क्लासेस बेच के आएंगी। तो इस इनकम को कमाने के लिए जो भी मैंने खर्चा करा वो डेबिट साइड में आना चाहिए। 11वीं क्लास में पढ़ा था आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट, याद करो। हाँ सर, डेबिट साइड में आना चाहिए। तो वन ऑफ द एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन, जो मैंने स्टूडियो से कमाया है, जो स्टूडियो में लगाया है, तो डेप्रिसिएशन भी डेबिट में आना चाहिए ताकि मैचिंग कॉन्सेप्ट फिट बैठ सके। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि ऐसा स्टैंडर्ड इस तरीके से फ्लो क्यों करता है। और मजे की बात है, अगर आपने ये समझ लिया तो इंड एएस हो, यूएस गैप हो, IFRS हो, AS हो, दुनिया का कोई भी अकाउंटिंग हो, आपको दिक्कत ना आने वाली, क्योंकि यही फ्लो है, यही एक्चुअली में फ्लो है। ठीक, आगे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करते हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन या सब्सिक्वेंट कॉस्ट, बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि अब मैंने ये स्टूडियो बना लिया, अब और भी खर्चे होंगे, कभी कुछ खराब होगा, कभी कुछ खराब होगा, कभी कीबोर्ड खराब हो गया, कभी ट्यूबलाइट खराब हो गई, कभी लाइट्स में दिक्कत आ गई, तो वो जो डे टू डे के खर्चे हैं वो कहाँ चले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई मेजर रिपेयर है जो मुझे हर बार करानी है, जैसे कैमरा का लेंस जो है मुझे हर बार चेंज कराना है कि भाई इतने साल की ही लाइफ है, कैमरे की लाइफ तो 20 साल है लेकिन लेंस सिर्फ 5 साल ही चलता है, तो लेंस मुझे हर बार 5 साल बाद चेंज कराना पड़ेगा। तो ये जो लेंस है, जब मैं, अगर ये 20 सालों की लाइफ का कैमरा है और मैं 5 सालों के बाद यहाँ पे लेंस चेंज करा रहा हूं, तो जो भी मेरी बुक वैल्यू आ रही होगी लेंस की, वो मुझे हटानी पड़ेगी और न्यू लेंस की बुक वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, जो न्यू लेंस की परचेज कॉस्ट है उसे ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि बुक वैल्यू कितनी है, तो आपको आज का जो रेट है लेंस का, उसको पीछे लेके जाना होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से और लाइफ के हिसाब से डेप्रिशिएट करना होगा। देन आप वैल्यू निकालोगे लेंस की, कि लेंस की आज की बुक वैल्यू कितनी है। इस पे एक सवाल भी है जो करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर 2 मॉडल होते हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है कि आप हर बैलेंस शीट डेट पे एसेट को किस वैल्यू पे दिखाओगे, तो या तो कॉस्ट पे दिखाओगे या फिर रिवैल्यूएशन पे दिखाओगे। कॉस्ट का मतलब क्या है कि ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज योर नेट ब्लॉक। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि जो भी फेयर वैल्यू आपकी आ रही है ऑन बैलेंस शीट डेट माइनस
सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये आपकी बैलेंस शीट डेट है, फेयर वैल्यू आपने जून में निकाल ली, तो यहां पे जो फेयर वैल्यू आई माइनस क्या करोगे आप, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर फेयर वैल्यू आपने यहां पर निकाली, बैलेंस शीट डेट पे ही आपने फेयर वैल्यू निकाली, तो सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि 31 मार्च का डेप्रिसिएशन क्या होगा, जीरो ही तो होगा, क्योंकि यहीं आपने फेयर वैल्यू निकाल दी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब आप रिवैल्यूएशन करोगे, 100 की एसेट 150 पे लेके जाओगे या 100 की एसेट 60 पे लेके जाओगे, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, तो उसके लिए दो मेथड है, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड। ग्रॉस मेथड का मतलब क्या है कि भाई आप रीसेट कर दोगे दोनों वैल्यूज को। नेट मेथड का मतलब क्या है कि आप डेप्रीसिएशन को एलिमिनेट कर दोगे। इसका भी सवाल है, देखेंगे। ग्रॉस मेथड में क्या करोगे, आप परसेंटेज चेंज निकालोगे कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है मेरी फेयर वैल्यू के अंदर। कि भाई अगर मेरी 100 रुपए की एसेट मान लो 120 की हो गई, तो मैं कहता हूं कि 20% जो है चेंज हो गया। 100 का मतलब देखो भाई, मान लो ग्रॉस ब्लॉक था मेरा 200 रुपए का, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 100 रुपए का, नेट बुक वैल्यू थी 100 रुपए की। आज जब बैलेंस शीट डेट पे इसकी वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई, 120 रुपए की। कितने से बढ़ गई, 20 से। 20/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20% से वैल्यू बढ़ गई। तो आप ग्रॉस को भी 20% से बढ़ा दोगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी 20% से बढ़ा दोगे, तो आपका रिवैल्यूएशन ऑटोमेटिकली 20 रुपीज आ जाएगा। सिमिलरली अगर लॉस होता है तो गिरा दोगे। नेट मेथड में आप क्या करते हो, 200 की एसेट थी, 100 का एक्डेप था, 100 रुपए की वैल्यू आ रही थी। आप सबसे पहले इस 100 को 200 से नॉक ऑफ करते हो, एंट्री क्या डालते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू ग्रॉस ब्लॉक टू ग्रॉस एसेट या ग्रॉस कॉस्ट 100 रुपए से। अब आपकी एसेट कितने पे आ रही है, 100 रुपए पे आ रही है, और 20 रुपीज से उसको बढ़ा देते हो। दिस इज नेट मेथड। फिर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है कि डेप्रिसिएशन कब कब शुरू होता है, जब एसेट रेडी फॉर यूज हो जाती है। फिर डेप्रिसिएशन जो है, कौन सा मेथड आपको चूज करना है, जो उसके कंजम्पशन का पैटर्न रिफ्लेक्ट करे। कि भाई अगर आपने मान लो कोई प्लांट लगाया है, एक ही प्लांट है कंपनी में, स्टार्टिंग में आपको लगता है प्रोडक्शन ज्यादा होगी, बाद में हम और प्लांट लगा लेंगे, तो आप क्या मेथड यूज करोगे, WDV, ताकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट इनिशियली ज्यादा है और बाद में कम आए। बट अगर आपने फर्नीचर लगा रखा है, तो ये कोई मतलब थोड़ा ना कि नए फर्नीचर पे लोग ज्यादा बैठेंगे, पुराने फर्नीचर पे कोई नहीं बैठेगा, तो ऐसा कोई नहीं है, तो उसका तो नॉर्मल यूज होगा, तो आप क्या लगाओगे, SLM मेथड। और अगर आपको लगता है कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हो, डिपेंड। अच्छा, जब भी आप चेंज इन मेथड करोगे, चेंज इन लाइफ करोगे, चेंज इन RV करोगे, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू और डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो जब भी आप इनके अंदर चेंज करोगे, RV और लाइफ के अंदर और मेथड के अंदर, तो वो क्या माना जाता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अच्छा, ये है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग वाले एग्जांपल। आओ इसको देख लेते हैं। ग्रॉस ब्लॉक था 1 लाख रुपए का, एगडेप था 30,000 रुपए का, 70,000 रुपए की आपकी क्या आ रही थी, नेट बुक वैल्यू। ये हो गई अब 1,20,000। तो सबसे पहले निकाला परसेंटेज चेंज, 1,20,000 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70, ये आया 71.43% आपका आ गया। इतने रुपए से वैल्यू बढ़ गई। तो ग्रॉस ब्लॉक था 1 लाख का, 1 लाख को मैंने 71.43 से बढ़ा दिया। एगडेप था 30,000 का, इसको भी 71.43 से बढ़ा दिया। मेरा रिवैल्यूएशन गेन आ गया 50,000 रुपए का। नेट में मैंने क्या करा, मैंने कहा इस 30,000 को इस 1 लाख से नॉक ऑफ कर दो, तो मैंने 30,000 को नॉक ऑफ करने की एंट्री डाली। अब मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 70। फिर 70,000 को बढ़ा दिया 50,000 से, मेरा रिवैल्यूएशन गेन आ गया। अब ये जो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, ये वाला जो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं। वो ये रहा। तो भाई इसका ट्रीटमेंट होगा, यदि पहली बार मोहब्बत करी है, पहली बार रिवैल्यूएशन करा है, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर रिवैल्यूएशन गेन चला जाएगा। अगर लॉस आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। अगर सब्सिक्वेंट आपने करा है, पहले ऑलरेडी कभी कर चुके थे, अब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आप कर रहे हो और गेन आ गया। पहली बार भी गेन ही आया था, अब फिर से गेन आ गया। पहले भी गेन था, इससे पहले भी गेन था, अब भी गेन है, तो ये कहां गया होगा गेन, ये रिजर्व के अंदर गया होगा। ये भी कहां चला जाएगा, रिजर्व के अंदर चला जाएगा। जब पहले किया था, फर्स्ट टाइम का मतलब ये नहीं है, फर्स्ट टाइम का मतलब है इससे पहले कभी पहले गेन आया था, अब जब करा तो लॉस आ गया, तो पहले वाला गेन कहां गया होगा, रिजर्व के अंदर गया होगा। तो जो भी बैलेंस रिजर्व के अंदर पड़ा है उसको नॉक ऑफ कर दो और बैलेंस कहां डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। पहले जब कभी करा था, इससे पहले कभी, तो लॉस आया था, अब क्या आ गया, गेन आ गया। लॉस कहां डाला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला होगा। तो अब जब गेन आ गया तो क्या करोगे, जितना गेन आया है उसमें से उतना अमाउंट जो पहले P&L के अंदर जा चुका है
उसको नॉक ऑफ करोगे और बैलेंस को कहां डालोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर डालोगे। पहले जब करा था तो लॉस आया था, पीएनएल में गया था, अब फिर से लॉस आ गया, कहां डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालोगे। ये एक सवाल है, इससे समझते हैं। केस नंबर 1, रिवैल्यूएशन करा, 100 रुपए का गेन आ गया, कहां डालोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर डालोगे। फिर 80 का गेन आ गया, कहां डालोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर डालोगे। टोटल बैलेंस कितना हो गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 180। 20 का लॉस आ गया, तो पहले जब कर रहे थे, अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में 180 का बैलेंस बचा हुआ है, 20 का लॉस आ गया, तो 20 का लॉस कहां से डालोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकालोगे। तो अब कितना बैलेंस बचा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 180 माइनस 20, 160। अब लॉस आ गया 200 का, तो बैलेंस कितना बचा है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 160। 160 माइनस कर दोगे और बैलेंस कहां डाल दोगे, 40 के अंदर। फिर 40 कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो पहले गेन आया रिजर्व, फिर गेन आया रिजर्व, फिर 20 का लॉस आ गया तो रिजर्व से माइनस कर दिया, बैलेंस कितना बच गया, 100 प्लस 80, 180 माइनस 20, 160। 200 का लॉस आ गया, 160 का बैलेंस बचा हुआ है, 160 रिजर्व से माइनस करे, बैलेंस 40 कहां डाल दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। केस नंबर 2, पहले लॉस आ गया, कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दोगे। फिर उसके बाद गेन आ गया 80 का, लेकिन 80 का गेन था तो पहले कभी लॉस आया हुआ था, तो लॉस पीएनएल के अंदर गया था, तो पहले पीएनएल को खत्म करोगे 80 रुपीज से, कि भाई तुझे डेबिट दिया था, ले तुझे उतना क्रेडिट भी दे दिया 80 का। फिर से गेन आ गया कितने का, 100 रुपीज का, तो अभी लॉस डेबिट होना बचा हुआ है, तो 20 का लॉस जो है पीएनएल के अंदर आप और उसको क्रेडिट दोगे। आपने टोटल 100 डेबिट दिया था, यहाँ 80 क्रेडिट दिया, यहाँ फिर 20 क्रेडिट दिया 100 में से। 100 में से 20 इधर इसे दे दिया, तो 80 कहां भेजोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। फिर उसके बाद 20 का गेन आ गया, वो कहां डाल दोगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर डाल दोगे। फिर यदि आप डीकमीशनिंग लायबिलिटी, आओ जरा अब बात करते हैं डीकमीशनिंग लायबिलिटी के ऊपर। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग जो आप कॉस्ट में ऐड करते हो। भाई जब आपने एसेट खरीदी या बनाई, तो ऐसा हो सकता है उस एसेट का नेचर ऐसा हो कि उसकी यूजफुल लाइफ के बाद आपको कोई खर्चा करना पड़ेगा उस एसेट की वजह से। तो जब आपने एसेट खरीदी या बनाई, तो आपने वो खर्चा भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम करके चलेंगे। तो अगर आपने खर्चा एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपकी क्या है, लायबिलिटी। और वो खर्चा किस वजह से हुआ है, एसेट की वजह से हुआ है, जो कि क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, देयरफॉर उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो खर्चा कब होगा, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, लेट से 10 सालों के बाद होगा। अब वो पैसा कहां खड़ा है, 10 सालों के बाद, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ आज के टाइम पे लाना पड़ेगा। वो तो कहां खड़ा है, 10 सालों के बाद, आपको कहां लाना पड़ेगा, आज के टाइम पे लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डिस्काउंट रेट आपको दे रखा होगा, उसको यूज करके आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे। एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, जो भी वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि आप एसेट के अंदर जोड़ दोगे और लायबिलिटी को खड़ा कर दोगे, और फिर इस लायबिलिटी को वाइंड अप करोगे फाइनेंस कॉस्ट के साथ। ठीक, अब जो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग बुक करा, आपने तो एस्टिमेट करा ना कि 10 सालों के बाद मेरा ये खर्चा होगा, 11 सालों के बाद मेरा ये खर्चा होगा, आपने तो ये एस्टिमेट करा है। ऐसा हो सकता है ना कि ये चेंज हो जाए, 2 सालों के बाद आपको लगे कि नहीं साहब, जो खर्चा सोचा था अब वो नहीं होगा, अब कोई और खर्चा होगा। उस केस में अकाउंटिंग क्या करोगे, वो बात है। भाई अगर आपने एसेट कॉस्ट मॉडल पे रखी है, आप सब्सिक्वेंटली या तो कॉस्ट पे रख सकते हो या रिवैल्यूएशन पे रख सकते हो। अगर आपने कॉस्ट पे रखी है और लायबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो आप करोगे लायबिलिटी को क्रेडिट, और डेबिट किसको करोगे, एसेट को करोगे। क्योंकि आपने एसेट को बेवजह बढ़ा दिया, तो आपको चेक करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट, हमेशा चेक करना पड़ेगा, लिखकर जरूर आना इम्पेयरमेंट चेक होगा, कभी नहीं तो मार्क कट जाएंगे। तो जैसे ही आपने लायबिलिटी को बढ़ाया, आप किसको डेबिट कर दोगे, एसेट को। और बेवजह बढ़ा दिया तो आप इंपेयरमेंट चेक करोगे कि भाई जितना बढ़ा रहे हैं, कि उसकी वैल्यू उससे उतना रिकवर भी करवा पाएंगे या नहीं। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और कॉस्ट मॉडल पे है, तो लायबिलिटी को डेबिट कर दोगे और क्रेडिट किसको कर दोगे, एसेट को, कि भाई एसेट को कम कर दो। और अगर कोई डिफरेंस आता है तो कहां जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस एंट्री के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि आप तो एसेट को बढ़ा रहे हो, इसलिए इंपेयरमेंट चेक है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट ज्यादा से करना पड़ जाए और एसेट की वैल्यू कम हो, तो डिफरेंस आ सकता है, वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर रिवैल्यूएशन पे है, रिवैल्यू फेयर वैल्यू पे है आपके एसेट, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग यूज हो रही है और रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है और इंक्रीज हो गई लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे और रिवैल्यूएशन से नॉक ऑफ कर दोगे। डिफरेंस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है और लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करके और बढ़ा दोगे।
अगर मान लो रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, इसका मतलब पुराने लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर गए होंगे, तो आप और लायबिलिटी बढ़ गई तो आप क्या एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। और यदि लायबिलिटी घट गई तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब पीएनएल में कितना आएगा, उतना अमाउंट जो पीएनएल के अंदर एज अ रिवैल्यूएशन लॉस चार्ज हुआ है और अब तक सेट ऑफ नहीं हुआ है। क्योंकि आपने हो सकता है ना पहले लॉस आया हो पीएनएल में ले गए हो, फिर गेन आया हो, कुछ पोर्शन थोड़ा सा गेन आया, आपने पीएनएल से सेट ऑफ करा दिया। क्योंकि जब पहले लॉस आता है और बाद में गेन आता है तो अप टू लॉस पीएनएल के अंदर आपको डालना पड़ता है गेन को। तो हो सकता है आपने यहाँ पे भी पीएनएल के अंदर डाल दिया हो, तो जितना लॉस बचा हुआ है पीएनएल में जाने से उतना ही यहाँ पर आएगा। बैलेंस कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर चला जाएगा। ठीक। फिर अगर आप रिटायरमेंट करते हो यानी कि आप हेल्ड फॉर सेल करते हो और या फिर डिस्पोजल के लिए रखते हो उस एसेट को, तो आप उसका कैरिंग अमाउंट और एनआरवी विच एवरेज लोअर उस पर दिखाओगे और कोई भी डिफरेंस आएगा उसको कहां लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेकर के जाओगे। दिस इज द होलसम कॉन्सेप्ट ऑफ AS 10। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपको ये सब चीजें रिवाइज हो सके। चलो जी सवालों की तरफ बढ़ते हैं। स्टार लिमिटेड परचेज करता है मशीनरी 6,80,000 रुपए इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ ₹40,000। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। तो ये जो 40,000 रुपए हैं ये आप इंक्लूड नहीं करोगे अपनी कॉस्ट में। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये एडिशनल क्वेश्चन है जो स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड हुआ था, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आपको एडिशनल क्वेश्चन भी करवा के चलेंगे जो स्टडी मटेरियल के अंदर ऐड हुआ था विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर्स। तो अब जो हम जैसे अभी आइटम लिखी है हम देखेंगे कि कैसे ये आइटम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रशअप हो सके। तो भाई 40,000 की जो कॉस्ट है वो एक्चुअली में कॉस्ट तो है नहीं, एक जेब से पैसा निकला, सरकार इनपुट के थ्रू वापस दे रही है, तो आपका पैसा तो लगा नहीं, तो इसलिए ये आपकी कॉस्ट नहीं है, तो ये आप इंक्लूड करके नहीं चलोगे। फिर वो कहता है साइट प्रिपेयर कराई 21,200 की, साइट आपने प्रिपेयर करवाई 21,200 की। तो जब आपने क्या कहते हैं मशीनरी परचेज करी, साइट प्रिपेयर करवाना उसके लिए जरूरी था, तो वो जो एक्टिविटी थी साइट की वो जरूरी थी उस मशीन को रखने के लिए, हेंस उससे रिलेटेड कॉस्ट क्या होगी, ऐड। तो 21,200 आप क्या कर दोगे, ऐड। लेबर चार्जेस भी लगे 56,000 रुपए के, लेकिन 500 मैन आवर्स लगे लेकिन 200 ही मशीन पे लगे। तो आप क्या ऐड करते हो, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है। तो 56,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 200, 22,400 की ये जो कॉस्ट है ये क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ये भी आप ऐड करके चलोगे। स्पेयर पार्ट टूल जो कंज्यूम हुए 5,000 के, ये भी आप ऐड करके चलोगे। सुपरवाइजर की सैलरी, लेकिन सुपरवाइजर ने सिर्फ 25% टाइम ही डिवोट करा है, ये कितना है 26,000। तो पूरा का पूरा तो आप नहीं लोगे, आप क्या लेते हो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो 26,000 में से एट्रीब्यूटेबल कितना है 25%, वो आप लेकर के चलोगे। टेक्निकल ने 1/10 रिलेट टू प्लांट, 34,000 का 1/10 क्या है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, आप वही लेके चलोगे। टेस्ट रन कराया 18,000 रुपए, जो अगर टेस्ट रन कराया वो भी जरूरी है क्योंकि टेस्टिंग की एक्टिविटी जरूरी थी ये देखने के लिए कि एसेट मेरे हिसाब से काम करेगी या नहीं करेगी, रेडी हो चुकी है या नहीं, हेंस वो एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है, देयरफॉर उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यदि इस टेस्टिंग से कोई बेनिफिट भी मिलता तो वो बेनिफिट आप माइनस कर देते अपनी कॉस्ट में से। कंसल्टेंसी चार्जेस जो आर्किटेक्ट को पे करे ये भी ऐड कर दोगे। डेप्रिसिएशन जो लगे 12,000 रुपए का किसी और एसेट के ऊपर जो एसेट यूज हुई थी इस मशीनरी के अंदर, वो भी आप ऐड कर दोगे। मशीन जो है रेडी फॉर यूज हो गई थी 15 जनवरी को, आप अपना डेप्रिसिएशन 15 जनवरी से लगा दोगे और 1 फरवरी को आपने एक्चुअल यूज करा। ये आपके टैक्स के लिए रेलेवेंट हो सकती है बट अकाउंट के लिए क्या रेलेवेंट है 15 जनवरी। इस डिले की वजह से जनवरी से फरवरी की वजह से 8900 का खर्चा आ गया। कोई क्या ये कोई जो भी खर्चा आया जिस भी एक्टिविटी की वजह से आया, क्या ये मशीन को अपनी इंटेंशन के हिसाब से रेडी फॉर यूज करने के लिए जरूरी थी? द आंसर इज नो। तो देयरफॉर 8900 कहां डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप डाल दोगे। फिर एमएस लिमिटेड ने एक्वायर करी एक हैवी मशीन जिसकी कॉस्ट कितनी है 1 करोड़ रुपए, जिसका कोई कंपोनेंट का ब्रेकडाउन नहीं था। यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर की। एट द एंड ऑफ 6 ईयर एक कंपोनेंट टरबाइन को रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट कितनी है 45 लाख रुपए और 5% का क्या है आपका डिस्काउंट फैक्टर है। तो भाई देखो आपने यहाँ पे मशीनरी खरीदी 1 करोड़ की, आपको नहीं पता टरबाइन कितने की है और बाकी कितने की है। फिर 6 सालों के बाद टरबाइन पे रिप्लेसमेंट आ गई 45 लाख रुपए की। तो आपको क्या करना होगा, टरबाइन की बुक वैल्यू जो अभी मशीन के अंदर आ रही है, अभी मशीन की बुक वैल्यू कितनी होगी, 1 करोड़ की मशीन थी, 10 सालों की लाइफ थी, 10 लाख का डेप्रिसिएशन, 6 सालों के लिए 60 लाख का डेप्रिसिएशन, अभी मशीन की वैल्यू आ रही होगी 40 लाख।
तो आपको देखना होगा कि 40 लाख की मशीन में टरबाइन की वैल्यू कितनी है वो माइनस करनी होगी और ऐड करने होंगे 45 लाख, ताकि जिससे आपकी मशीन की रिवाइज वैल्यू आ जाएगी। तो अभी इस 40 लाख के अंदर कितनी टरबाइन की बुक वैल्यू है वो आपको निकालनी पड़ेगी। अब या तो आपके पास यहीं पे होती टरबाइन की वैल्यू तो काम बन जाता, बट वो है नहीं। तो हम कहते हैं कि जो आज वैल्यू है टरबाइन की, इसको पीछे ले जाओ और देखो कि भाई साहब यहाँ पे वैल्यू क्या होती। तो हमने कहा कि ये कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा यदि वैल्यू यहां पर x होती तो वो x आज बढ़ बढ़ के 5% से, 5% क्या है, इन्फ्लेशन का रेट है, वो बढ़ बढ़ के कितनी हो गई है, 45 लाख। तो इक्वेशन बना दी, उससे आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई, 33,57,970। तो 33,57,970 की आपकी वैल्यू आ गई। बैलेंस वैल्यू कितनी आ गई, 66 लाख रुपए, 66। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आप हिंदी में नंबर मत बोला करो। तो 33 लाख रुपीज आपकी टरबाइन की वैल्यू आ गई, 66 लाख रुपीज आपकी बैलेंस मशीन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे 33 लाख रुपीस की वैल्यू है, 10 इयर्स की लाइफ में आपने डेप्रिशिएट करा, उसको डेप्रिशिएट करके आज की बुक वैल्यू कितनी है वो आपको निकालना है। वो मैंने निकाल ली कि भाई 33 लाख डिवाइड बाय 10, 6 ईयर का, 6 सालों का डेप्रिसिएशन लगा ना, तो वो मैंने माइनस कर दिया, आज की बुक वैल्यू आ गई, वो मैंने हटा दी, 45 लाख मैंने जोड़ दिए और मेरी वैल्यू निकल करके आ गई। आगे बढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड प्रोवाइड करती है आपको फॉलोइंग। कैरिंग अमाउंट जो है 2,16,000 है, जिसमें से कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए की, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कितने का है, वो है 34,000 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 34,000 रुपीज का। बुक वैल्यू कितने की आ गई, 2,16,000 रुपए की। उसको आपने फेयर वैल्यू कर दिया 1,90,000 रुपए पे, तो आपका रिवैल्यूएशन लॉस आ गया 26,000। ऑलरेडी आपके पास 20,000 रुपए का क्या पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है। तो 20,000 रिजर्व से चले जाएंगे, बैलेंस 6,000 कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। समझते हैं जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग समझी थी, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड, उसके केस में आप क्या इंपैक्ट करोगे। तो ग्रॉस मेथड की बात करते हैं। ग्रॉस मेथड में आप क्या निकालते हो, परसेंटेज चेंज। तो 26,000 रुपए रिवैल्यूएशन का चेंज आया है, किसमें से, 2,16,000 में से। तो 26,000 डिवाइड बाय 2,16,000, 12.04। अच्छा, ये वैल्यू गिरी है भाई, 216 से 190 हुआ है, तो इसलिए मैंने -12.04 लिखा है। अदरवाइज आप ऐसे भी निकालोगे, 1,90,000 माइनस 2,16,000 डिवाइडेड बाय 2,16,000, तो भी आपका माइनस में ही आएगा नंबर, -12.04। पर मुझे थोड़ा लॉजिकली सोचना ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव लिख रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्री, फिर एंट्री की बात करते हैं। ग्रॉस ब्लॉक आपने कम कर दिया होगा 12.04 से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने कम कर दिया होगा 12.04 से, डिफरेंस बच गया 26,000 का। 26 में से 20 जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में और बैलेंस 6 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। नेट मेथड की बात करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आपने ग्रॉस ब्लॉक को नेट ऑफ कर दिया होगा 34,000। जो बैलेंस बचा आपका वो कितना बच गया, 2,16,000। अब 216 को किस पे लाना है, 190 पे, तो आपने 26,000 से ग्रॉस को कम कर दिया, डिफरेंस बचा 26 का, 20,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में, 6,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एंटिटी एक कैरी करता है प्लांट एंड मशीनरी अपनी बुक्स में 2 लाख रुपए, जो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, जिसपे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 20 लाख रुपए का। तो कभी भी फायर और इंश्योरेंस क्लेम को नेट नहीं दिखाना। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये थोड़ा ना दिखाओगे कि 18 लाख रुपए का गेन हो गया आग लगने की वजह से। फायर एक अलग इंसिडेंस है, उस पर मिला हुआ इंश्योरेंस क्लेम एक अलग इवेंट है, दोनों को आप अलग अलग दिखा के चलोगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। एंटिटी एक सुपरमार्केट चेन है, वो अपने स्टोर को रिनोवेट करा रही है, स्टोर से ज्यादा स्पेस बढ़ेगा, स्टोर प्रमोशन से लोग आएंगे, 15% लगता है इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ रिनोवेशन की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं, द आंसर इज यस, रिनोवेशन की कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, बिकॉज इट विल लीड यू टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नियॉन एंटरप्राइज एक रेस्टोरेंट की चेन है, जो कंपनी एक्वायर करती है रेस्टोरेंट चंडीगढ़ में, जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिनोवेशन कराना है और जो 3 महीने तक चलेगा। मैनेजमेंट ने सैलरी ऑफ द स्टाफ इंगेज इन द प्रिपरेशन ऑफ रेस्टोरेंट बिफोर इट्स ओपनिंग। भाई आपने रिनोवेट कराया, पंडित को बुलाया, अब पंडित जी ने तो हवन ववन कर दिया, आपने कहा चलो ठीक है आप ओपनिंग करते हैं। अब रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले टेबल चेयर वो सब लगवाना पड़ेगा, सजावट करनी पड़ेगी, तो वो सब करने के लिए आप अपने अपने लोगों को बुलाया जो जनरली आपकी कंपनी में काम करते हैं, जिनका खर्चा एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सैलरी की एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कितनी बैठी, 7.5 लाख रुपए। मुझे जरा बताओ, आपने जो खर्चा करा था एसेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे
तो आपने रेस्टोरेंट को रिनोवेट कराने का खर्चा करा था, उस पर टेबल चेयर लगा के खाना बेचने का खर्चा नहीं करा था। तो क्या टेबल चेयर लगाना उसको रिनोवेट कराने की कॉस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है? द आंसर इज नो, वो एक उससे रिनोवेट कराने से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि हमें तो रेस्टोरेंट से खाना, कस्टमर को बिठा के, हमारा ऑब्जेक्टिव तो उसे खाना खिला के पैसे कमाने का है, उसे खाना बेच के पैसे कमाने का है, तो हेंस वो एक्टिविटी रिलेटेड है। नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग एक्टिविटी है, वो आपका बिजनेस है। अभी एक्टिविटी की क्या बात हो रही है कि आपने रेस्टोरेंट को रिनोवेट कराया है, तो टेबल चेयर लगाना उस रिनोवेशन की एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, देयरफॉर वो एसेट के अंदर कैपिटलाइज नहीं होगा। रिनोवेशन की एक्टिविटी से रिलेटेड जो कॉस्ट है वही कैपिटलाइज होगी, जो है 30 लाख रुपए की। ठीक है, एबीसी लिमिटेड एक रिफाइनरी सेटअप कर रही है जिसके लिए उसे रोड बनाना है। तो कंटेक्स्ट इसका ये है कि दूर देहात के अंदर मेरी कंपनी है, मुझे रिफाइनरी बनानी है, कच्चा रास्ता है, ट्रक जा नहीं सकते, रोड बनवानी पड़ेगी। रोड बनवाने पे खर्चा आएगा 2 करोड़ रुपए का, लेकिन रोड मेरी नहीं है, रोड तो सरकार की है, पब्लिक भी यूज करेगी, हर कोई यूज करेगा। तो क्या मैं अपनी किताबों में सरकार की एसेट दिखाने लग जाऊं? वो भी गलत है। तो मैं 2 करोड़ को क्या करूं? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूं? नहीं। देखो ये एक्टिविटी किसके लिए है, जरा सोचते हैं। क्या वो रोड बनाने की एक्टिविटी उस रिफाइनरी बनाने की वाली एक्टिविटी की वजह से हो रही है? उसी की वजह से हो रही है, तभी रोड बन रहा है। हेंस ये डायरेक्टली रिलेटेड है उस रिफाइनरी से। तो ये 2 करोड़ की कॉस्ट भी किससे डायरेक्टली रिलेटेड हो गई? उस रिफाइनरी से। तो आप वो कॉस्ट कहां ऐड कर दोगे? रिफाइनरी के अंदर ऐड कर दोगे। मोहन लिमिटेड की एक एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जिसको उसको नॉक डाउन करना है और रीडेवलप करना है। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड कंपनी ने मूव कर दिया अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी किसी और टेम्परेरी साइट पे, उसने मूव कर दिया। अब मुझे जरा एक बात बताओ, जब आपने एक साइट पे थी उसको दूसरी साइट पे मूव कर दिया ताकि आपका बिजनेस चलता रहे, क्या ये रीडेवलपमेंट की गलती है? क्या ये रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी है? क्या रीडेवलपमेंट में आके बोला था क्या इसको मूव कराओ? वो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर वो जरूरी था, अदरवाइज रीडेवलपमेंट ना हो पाती, लेकिन वो आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। रीडेवलपमेंट की एक्टिविटी क्या है कि भाई ये दरवाजा लगवाना पड़ेगा, ये दीवार थोड़ी तोड़नी पड़ेगी, यहाँ पेंटिंग करवानी पड़ेगी, वो रीडेवलपमेंट की डायरेक्ट एक्टिविटी है। बट मूव करवाना रीडेवलपमेंट की डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं है। हेंस रिलोकेशन से रिलेटेड जो भी कॉस्ट हुई है वो कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। रीडेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट हुई है वो कहां चली जाएगी? कैपिटलाइज हो जाएगी। जैसे आपने मशीनरी को नई लोकेशन पे इंस्टॉल कराया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस नई लोकेशन का भाड़ा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पुरानी मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करा 3 लाख रुपए देके ओल्ड से टेम्परेरी लोकेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। आज अगर मैं स्टूडियो को रिलोकेट करा दूं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाऊं, तो वो मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं आज यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मुझे दूसरी छोटी जगह पे जाना पड़ेगा, या बिजनेस एक्सपैंड हो गया, स्टूडियो बड़ा करना पड़ेगा, बड़ी जगह पे जाना पड़ेगा, वो मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। उसमें स्टूडियो की कोई गलती नहीं है, देयरफॉर वो खर्चा कहां जाएगा? बिजनेस की कॉस्ट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। आगे बढ़ते थे। सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करता है सप्लायर टू परचेज द मशीनरी जो इंस्टॉल करनी है डिपार्टमेंट ए में 3 महीने के अंतराल में। स्पेशल फाउंडेशन लगाया जिसकी कॉस्ट कितनी है? 141,870। ये क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। इसको एक टेक्नीशियन देखेगा जिसकी सैलरी कितनी है? 45,000। वो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट बी से मंगाया गया है जो इंटरनल प्रॉफिट चार्ज कर रहा है 10%। तो इंटरनल प्रॉफिट आप इग्नोर कर दोगे, आप 45,000 की कॉस्ट होगी। मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपीस की, आईजीएसटी पे करा 12% का, इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा तो आप वो हटा दोगे, और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे करे 55,000 रुपीज के, वो आप ऐड कर दोगे। आर्किटेक्ट को अपॉइंट करा 30,000 रुपीज पे, वो भी आप ऐड कर दोगे। तो परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, साइट प्रिपरेशन, टेक्निकल सैलरी जो थी 45,000 पे थी, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट और आर्किटेक्ट की फीस, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,45,00,000 रुपीज की आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 10 लाख इज बॉट ऑन 1 अप्रैल 2020, जिसकी लाइफ कितनी? 50 ईयर की, लेकिन कंपनी को लगता है कि हम 25 साल इस्तेमाल करेंगे। भाई जितने साल इस्तेमाल करोगे यूजफुल लाइफ, भाई आप यूजफुल लाइफ लेते हो, इकोनॉमिक लाइफ नहीं लेते। मैं लैपटॉप लेता हूँ, लैपटॉप तो 10 साल भी चल जाएगा चलाने वाला बंदा हो तो, लेकिन मैं 5 साल ही चला पाऊंगा, तो मेरे लिए यूजफुल लाइफ कितनी हो गई? 5 साल। इकोनॉमिक लाइफ कितनी होगी? 10 साल। 10 साल के बाद कोई नहीं चला पाएगा, वो खराब ही हो जाएगा। देयरफॉर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो आप 25 ईयर ही यूज करोगे, दिस इज यूजफुल लाइफ, और 50 ईयर्स इज इकोनॉमिक लाइफ। तो आपके लिए क्या है? 25 ईयर। अब 25 सालों के बाद आरवी कितनी है? 10 लाख रुपीज। तो 10 लाख से 10 लाख क्या कॉस्ट आई? 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रिकवर करा लोगे, कॉस्ट आई 0, डेप्रिसिएशन 0।
10 लाख लगाए, 9 लाख रिकवर करा लोगे आरबी से, 1 लाख की कॉस्ट आई 25 सालों में, तो 4000 रुपीज की आपकी आ गई डेप्रिसिएशन पर एनम की। फिर उसके बाद 16-17 के अंदर एंटिटी ने एक्वायर करी एक फ्री होल्ड बिल्डिंग जिसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 50 ईयर्स की, 90 लाख रुपए की, और उसने कुछ कंपोनेंट आइडेंटिफाई करे हैं। तो जब भी आप कोई एसेट को एक्वायर करते हो, बनाते हो या खरीदते हो, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है उसका कोई कंपोनेंट, अगर वो लाइफ की टर्म में सिग्निफिकेंटली डिफर है, कॉस्ट की टर्म में सिग्निफिकेंटली डिफर है, तो आपको उसको अलग से दिखाना होता है और उसकी जो अलग लाइफ है उसमें उसको डेप्रिशिएट करना होता है, पूरी एसेट की लाइफ में उसको डेप्रिशिएट नहीं करना होता। इसको बोलते हैं कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। तो उसने आपको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करके दिए हैं कि भाई लैंड की कोई लाइफ नहीं है जिसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए है, तो उसको डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। रूफ की लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स की लाइफ है, कॉस्ट है 10 लाख रुपीस की, तो आप इसको 25 सालों में डेप्रिशिएट करके चलोगे। लिफ्ट की लाइफ कितनी है, 5 लाख रुपीस की, आप इसको 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट करके चलोगे। 5 लाख रुपए 5 लाख रुपीस फिक्सर की लाइफ है, आप इसको 10 ईयर्स में डेप्रिशिएट करके चलोगे। बैलेंस जो रिमाइंडर बिल्डिंग है वो 50 लाख की है, आप उसको बैलेंस बिल्डिंग की लाइफ में डेप्रिशिएट करके चलोगे। तो जिसकी जितनी लाइफ है आप उसको उसमें डेप्रिशिएट करके चलोगे, और जो बैलेंस बच गया उसको बैलेंस में लाइफ डेप्रिशिएट करके चलोगे। ये है वो क्वेश्चन जो आपका पूरा AS10 रिवाइज कर देगा। ये CA फाइनल का क्वेश्चन है, बट ठीक है आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो करने में क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन में आपका पूरा AS10 अगर रिवाइज हो रहा है, तो 1 मई को संस्कार लिमिटेड परचेज करती है 42 लाख रुपीस की लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वेयर हाउस। तो उसको क्या बनाना है, लैंड पे वेयर हाउस बनाना है। लैंड उसने परचेज करा, एक ओल्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर था लैंड पे जो उसको डिमोलिश करना पड़ा वेयर हाउस बनाने के लिए। तो यानी कि वो जो डिमोलिशन की कॉस्ट थी वो मेरे उस एक्टिविटी से रिलेटेड थी, क्योंकि उसको किए बिना मैं वेयर हाउस नहीं बना सकता। हेंस वो कॉस्ट कहां ऐड हो जाएगी, लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लैंड को रेडी फॉर यूज बनाना है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो साल्वेज मटेरियल डिमोलिशन का निकला वो स्क्रैप में बिक गया। अब ये जो स्क्रैप से इनकम जनरेट हुई ये उस एक्टिविटी से जनरेट हुई जो मेरे को लैंड को रेडी फॉर यूज करने के लिए जरूरी थी। देयरफॉर इस स्क्रैप की इनकम को भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कंपनी ने स्टार्ट करा कंस्ट्रक्शन वर्क फ्रॉम द वेयर हाउस, 1 जून से उसने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करा। फॉलोइंग कॉस्ट इनकर हुई, लीगल फीस लगी 1.5 लाख की लैंड के लिए, वो ऐड कर दोगे लैंड में। आर्किटेक्ट की फीस लगी 270 वेयर हाउस में, वेयर हाउस के लिए, तो वो आप ऐड कर दोगे। कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द परचेज ऑफ लैंड 135, ये लैंड में ऐड कर दोगे क्योंकि वो एक्टिविटी रिलेटेड है। साइट प्रिपरेशन चार्जेस वेयर हाउस के लिए, ये 1 लाख रुपए वेयर हाउस में ऐड कर दोगे। सीमेंट खरीदा, अदर मटेरियल खरीदे जिसमें जीएसटी है 1 लाख रुपए का, एंड आपको क्रेडिट मिल जाएगा 50% का, तो 50,000 माइनस कर दोगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वर्कर की लगी है 8 लाख रुपए, ये भी आप ऐड कर दोगे। जर्नल ओवरहेड आपने एलोकेट करे हैं जो नॉर्मल आप एलोकेट करते हो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी पे 30,000, ये आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। जो ओवरहेड आपने डायरेक्टली एलोकेट करे हैं वो आप ऐड कर दोगे 35,000 पे। आपने लैंड को पार्किंग स्पेस की तरह यूज करा 80,000 रुपए पे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको तो वेयर हाउस बनाना था, पार्किंग स्पेस थोड़ा ना बनाना था, तो गाड़ी की पार्किंग उस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है जो उस वेयर हाउस को रेडी फॉर यूज करने के लिए होती। हेंस इस एक्टिविटी से आने वाली इनकम और एक्सपेंस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो कहता है 35,000 आपको मिले हैं साल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप मटेरियल डिमोलिशन का बेचा, तो ये आप क्या कर दोगे, लैंड की कॉस्ट में से माइनस कर दोगे क्योंकि ये उस एक्टिविटी से रिलेटेड है जो उस एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए खर्चा हुआ। मटेरियल जो है 40,000 का वेस्ट हुआ और 1,20,000 का स्पेंड हुआ, रेक्टिफाई द रॉन्ग डिजाइन वर्क। अच्छा, यहाँ पे ना वर्ड यूज हुआ परचेज ऑफ मटेरियल, तो देयरफॉर हमने माना है कि भाई 15 लाख में ये वाला मटेरियल भी शामिल होगा क्योंकि परचेज तो करा ही होगा ना, तभी तो लगाया है। अगर वो बोलता कंजम्पशन तो मैं कहता कि इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो देयरफॉर ये 40,000 और 1,20 आपको इसके में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। भाई जो 40,000 का वेस्ट हो गया एबनॉर्मल कॉस्ट है, 1,20 गलत कर दिया था काम, उस पर खर्चा हो गया, ये भी एबनॉर्मल कॉस्ट है, तो आपको हटाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वो कह रहा है जून से लेके मार्च तक की है, 8 लाख रुपए की जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है। कहता है फैक्ट्री बिल्डिंग 28 फरवरी को तैयार हो गई थी जो सब्सटेंशियल पीरियड है एज पर इंड AS 23। आप इसको पढ़ोगे AS 16। क्यों AS 16? वो फाइनल में इंड AS लगते हैं, तो आप AS 16 पढ़ो कि सब्सटेंशियल पीरियड है, आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट ऐड करके चलोगे। तो आपने कितना टाइम लिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 महीने आपने लिए। तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आपने 10 महीने की ले रखी है, लेकिन बिल्डिंग पे कितने की लगी है, 9 महीने की, तो आप 9 महीने की ही चार्ज करोगे। वो कहता है बिल्डिंग की लाइफ कितनी है 25 ईयर, लेकिन रूफ है
उसकी लाइफ कितनी है, 15 सालों की है और 25% की कॉस्ट है। तो आपको रूफ और बिल्डिंग को अलग अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। 25 सालों के बाद आपको डिमोलिश करनी पड़ेगी, जिसपे 80 लाख का खर्चा आएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी उसने आपको दे रखा है, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी। लोन भी ले रखा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 60 लाख रुपए का 10% की कॉस्ट पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सॉरी, और आपने इनकम भी अर्न करी है 25,000 की। तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट आप नेट ऑफ इनकम आप ऐड करके चलोगे। अब आपको निकालना है कि क्या क्या ऐड होगा। तो लैंड की परचेज कॉस्ट ऐड हो जाएगी, जो लीगल फीस खर्च करी लैंड पे वो भी ऐड हो जाएगी। नेट कॉस्ट जो डिमोलिशिंग पे करी, भाई डिमोलिशन पे खर्चा करा था 1,35,000 का, क्रैप से इनकम जनरेट हो गई थी 35,000 रुपए की, तो नेट आपने ऐड कर दिया 1 लाख रुपए, क्योंकि 35,000 की इनकम और 1,35,000 दोनों उस एक्टिविटी से रिलेटेड थे। फिर आर्किटेक्ट और कंसल्टेंसी फीस आपने खर्च करी 2,70,000 रुपए की, वो वेयर हाउस में ऐड कर दोगे। साइट प्रिपरेशन चार्जेस 1 लाख रुपए से, वो आप वेयर हाउस में ऐड कर दोगे। सीमेंट लगा 15 लाख पे 50,000 का जीएसटी मिल गया, वो माइनस कर दिया। 40,000 और 1,20 एबनॉर्मल कॉस्ट थे, वो माइनस कर दिए, 12,90,000 रुपए। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 10 महीने की थी, लेकिन आपको कितने की लेनी है, 9 महीने की लेनी है, 7,20,000। डायरेक्ट ओवरहेड की जो कॉस्ट थी, देखो यहाँ पे उसने आपको दो बोला था, एक बोला था 30,000 अलोकेटेड, एक बोला था 35,000 डायरेक्ट। तो हमने 35,000 डायरेक्ट वाली ले रखी है, 3,15,000। अलोकेटेड ओवरहेड निल। कार पार्किंग से जो इनकम आई वो आप पीएनएल में लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट जो थी आपकी कितने की लगेगी, फाइनेंस कॉस्ट 60 लाख का 9 महीने के लिए 10% का लोन, वो आपने ऐड कर दिया 4.5 लाख। इनकम भी हुई थी आपको 25,000 की, वो आपने लेस कर दी। और डीकमीशनिंग की कॉस्ट आपने ऐड कर दी 7,36,000। ये आ गया आपकी टोटल वेयर हाउस की वैल्यू। इस वेयर हाउस की वैल्यू में 25% रूफ है, 75% बैलेंस है। रूफ की लाइफ कितनी है, 15 साल, 1 महीने का डेप्रिसिएशन, ये आ गया रूफ का डेप्रिसिएशन। 75% पे 25 सालों की लाइफ बैलेंस वेयर हाउस की, 1 महीने का डेप्रिसिएशन, ये आ गया डेप्रिसिएशन। दिस इज इट। इसमें आपके एएस 10 के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इस एक क्वेश्चन में, अगर आपको रिवाइज करना हो तो। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। हमने सवालों में भी समझा कि कैसे कौन सी चीज ऐड होती है, खाली रट्टे पे फोकस नहीं करा कि ये कर देंगे वो नहीं करेंगे। इसलिए ना मैंने यहाँ पे आपको वो नहीं लिखा हुआ कि ये ऐड कर देना वो लेस कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ना एक समझ में आ जाए कि भाई ये चीज ऐड इसलिए होती है और ये चीज ऐड इसलिए नहीं होती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे ऐसी वीडियोस चाहिए, हम जरूर आपके साथ वो वीडियोस को शेयर करेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ शेयर करेंगे। आपको कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए किसी भी कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ